So good morning everyone. Good morning everyone. I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर एंड यू कैन सी टुडेज टॉपिक्स। जो आज के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, दीज आर द टॉपिक्स। क्लाइमेट चेंज एंड एम्फीबियंस, इस पर एक रिपोर्ट आई है। तो बेसिकली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, तो उस रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हैं। कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ है, ये भी डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज पीस में ये भी डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से। प्रीलिम्स प्रोस्पेक्ट, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की बात करें तो कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, आईआर का टॉपिक आपको बनता है। इन्फ्लेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इकोनॉमी का एक टॉपिक बनता है। देन एनईपी एंड एसडीजी एडिटोरियल का टॉपिक है, दिस इज लिंक्ड विथ एडिटोरियल, तो वो डिस्कस करेंगे। और मेंस का जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ वो रहेगा। इसके अलावा दो टॉपिक्स हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर के अंदर भी वी विल डिस्कस। प्रीलिम्स बूस्टर के भी दो टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो स्टार्ट करते हैं। दो टॉपिक्स प्रीलिम्स बूस्टर का है। क्वेश्चन देख लो, इन्फ्लेशन विल इम्पैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक, विल ऑलवेज इम्पैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इसमें थोड़ा सा देखना है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इन्फ्लेशन कैसे इम्पैक्ट करता है। इस पर जैसे इकोनॉमी वाले पेज में आप देखोगे, बिजनेस वाला जो पेज आता है उसके बेसिस पर हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस भी करेंगे, एक टॉपिक भी आया है और वहाँ के बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको, सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे अपना आंसर सेंड करना है। जल्द से जल्द मैं आप लोग के लिए एक ऑप्शन लेकर आऊँगा जहाँ पे आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं मुझे, और वो आपके आंसर इवेलुएट होंगे प्रॉपर तरीके से। तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। आकलन सीरीज में जल्द से जल्द लॉन्च करूंगा, एक बार एआरसी रिपोर्ट का कोर्स खत्म हो जाए। तो ये सब जितने भी मेरे द्वारा कोर्सेस आएंगे वो सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप के अंदर आएंगे। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप आप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस ऐप को डाउनलोड करो। क्लासेस लाइव होती हैं तो लाइव क्लासेस करो, और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी। ऑलरेडी हम लोग का कोर्स चल रहा है, मैंने एक लेक्चर कल भी अपलोड कर दिया है, तो हमने 2 रिपोर्ट्स खत्म कर ली हैं, है ना। यहाँ पे मैंने एआरसी रिपोर्ट की बात करोगे, सेकंड एआरसी रिपोर्ट। पहले तो ये जान लो, एआरसी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये जीएस पेपर 2 मेंस में, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, ये तीनों पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको टेररिज्म वाला चैप्टर पढ़ाया और टेररिज्म वाले क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए कुछ पॉइंट्स भी मैंने आपसे डिस्कस किए, तो टेररिज्म वाला टॉपिक हो गया। प्लस इथिक्स इन गवर्नेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये पूरा खत्म हो गया और 2 रिपोर्ट खत्म हो गई। आज वीडियोस आएंगे, 2 वीडियोस आएंगे, वो रहेंगे सोशल कैपिटल पे। सोशल कैपिटल वाली जो रिपोर्ट है उस पर बेस्ड होंगे। तो ये रिपोर्ट पूरी की पूरी चल रही है, क्लासेस इसकी चल रही हैं, तो कोशिश करें ज्वाइन कर लें। अभी 30% ऑफ भी है, तो ज्वाइन कर लें। जिसने ज्वाइन नहीं किया, डिले कर रहा है आप लोग, जो भी आप लोग ने सोच रखा हो, लेकिन आपको समझना है कि ये रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मिस नहीं करना। पूरा यूट्यूब सर्च कर लो, पूरी जिस भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी सर्च कर लो, कोई नहीं कराता ये रिपोर्ट्स को, मेहनत करके कराई जा रही है। क्योंकि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान हैंड रिटन नोट्स उसमें बनाए थे, तो वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास देखो और साथ साथ में नोट्स बना लो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार पैरेलली चलोगे तो आपका समय भी काफ़ी बचेगा, और अभी ही टाइम है, बाद में जब प्रीलिम्स मोड शुरू हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये रिपोर्ट की क्लासेस सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप के अंदर है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी मैं करवा ही रहा हूँ, अभी 11 बजे आज क्लास एक फिर से है, तो आप लोग जुड़ सकते हो। एग्रीकल्चर ऑप्शनल से रिलेटेड उस पर भी 30% ऑफ चल रहा है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आप जुड़ते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी ओपन हो जाती है, प्लस सिविल सर्विस में भी अच्छा स्कोरिंग ऑप्शनल ये आपके लिए बनता है, ठीक है। ये काफ़ी स्कोरिंग ऑप्शनल आपको एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपके लिए बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना। लेट्स स्टार्ट, पहला टॉपिक देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक है 2 out of 5 amphibians are facing extinction threat due to climate change। अब ये जो रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, इन रिपोर्ट्स को आप थोड़ा सा 2-3 फैक्ट्स याद रखा करो, और ये जनरली इसको आप नोट कर लो एनवायरमेंट कैटेगरी के अंदर। कई बार क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और इन सब चीज़ों पे प्रश्न आपके लिए बनते हैं। क्लाइमेट चेंज है, इसके इम्पैक्ट पे प्रश्न बनता है, बायोडाइवर्सिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पर प्रश्न आपके लिए बनते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हैंडल करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन यू हैव टू हैंडल दीज क्वेश्चंस, इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास कुछ थोड़ा बहुत डेटा फैक्ट्स जो हैं वो होने चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये आप ब्रीफली आप नोट करते जाओ। पहला, क्लाइमेट चेंज बिगेस्ट थ्रेट है सैलामेंडर्स, सेसिलियंस और फ्रॉग्स के लिए। ये एक प्रकार के जीव हैं। एंड वर्ल्ड एम्फीबियंस होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी आपके रह सकते हैं। तो अभी ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो ये कई सारी स्पीसीज अफेक्ट आपकी हो रही हैं। 2 out of every 5 एम्फीबियंस आर थ्रेटन, मतलब अगर 5 तरीके के एम्फीबियंस हैं, 5 में से 2 काफ़ी हद तक अफेक्ट हो रहे हैं। एंड
लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लाइक 300 एम्फीबियंस जो हैं वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही हैं धीरे धीरे। तो आप खुद इमेजिन करो कि हमारी एक्टिविटी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे लेवल पे जिस तरीके का हमारा डेवलपमेंट मॉडल है, शहरों का जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है और लैंड्स कन्वर्ट हो रही हैं, जो फॉरेस्ट लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो रही हैं, एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे हम घर और बिल्डिंग्स और ये सब बना रहे हैं, तो दूसरे जीवों के लिए हम समय दे ही नहीं रहे या स्पेस दे ही नहीं रहे। तो नॉन ह्यूमन स्पीसीज पर भी हमें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये बहुत जरूरी आप लोगों को समझना है कि बहुत सारी जो एम्फीबियंस हैं दे आर क्लोजर टू एक्सटिंक्शन एज पर द या आप लाइन लिख सकते हो कि एज पर द रिसेंट रिपोर्ट बहुत सारे ऐसे जो एम्फीबियंस हैं दे आर क्लोजर टू एक्सटिंक्शन। सो क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हम और आप ही की बात करें कि अगर सपोज करो इफ़ वी हैव टू गो समवेयर, अगर हम कहीं जाते हैं और टेम्परेचर बहुत हाई है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस इवन कि हम बाहर निकल पाए। हमारे पास तो ऑप्शन क्या होता है, हम एसी चला लेंगे या घर के अंदर रह लेंगे, बट और जानवरों के लिए या जीव जो होते हैं उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। दे हैव टू फेस दैट क्लाइमेट और उसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कई ऐसी स्पीसीज, क्रोकोडाइल, आई थिंक क्रोकोडाइल में होता है कि अगर बाहरी टेम्परेचर चेंज होता है तो वहाँ पे मेल या फीमेल होगा, डिपेंड करता है आउटर टेम्परेचर पे। तो इवन जो जेंडर रेशियो है दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड इन अदर स्पीसीज। ह्यूमन के कंटेक्स्ट में है कि नहीं ये अभी स्टडीज पे नहीं हुई है, लेकिन इन केस ऑफ देर आर सर्टन एनिमल्स जहाँ पे अगर आउटर टेम्परेचर है तो इवन तो जेंडर एस्पेक्ट है दैट इज अफेक्टेड। तो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, मेल या फीमेल आपका होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस में जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, प्लस जैसे आपकी एक्सट्रीम हीट वेव्स आ रही हैं, प्लस वाइल्ड फायर्स, मतलब जंगल में आग लग रही है, अब पूरा जंगल उसमें आग ही आग लग जाए। सपोज आप खुद इमेजिन करो कि कोई जंगल है, फॉरेस्ट है, उसमें आग ही आग लग जाए। फॉरेस्ट में जब आपकी आग ही लग जाती है, बहुत आग लग जाती है, अब उसमें क्या फिर जीव कैसे, हाउ दोज एनिमल्स आर गोइंग टू सर्वाइव? वेरी डिफिकल्ट, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये सब फैक्ट्स आप नोट कर सकते हो कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऐसे कई सारे इवेंट्स बहुत इंक्रीज हुए हैं, चाहे एक्सट्रीम हीट वेव्स या दूसरी चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फ्रेंस टू एड्रेस इनइक्वालिटी इन एग्रीकल्चर। ये कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है, मंडे को शेड्यूल्ड है आई थिंक, तो अभी 2-4 दिन तो इस पे भी कई चीज़ें आएंगी। एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रीकल्चर आपके जीएस पेपर 3 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग एग्रीकल्चर वाला जो नोट्स है उस पर लिख लो, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो है ना, आपके नोट्स जो भी आप बनाते हैं उस पर नोट करना है। तो इसमें एक अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है CGIAR, जो कि फुल फॉर्म आगे देख लेना, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या पता है, जैसे मान लो इस बार पूछा था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, क्यों पूछा था? यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी की वजह से। मैंने आपको ये पढ़ा भी रखा था, यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी की वजह से दे हैव आस्क्ड अबाउट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जैसे न्यूज़ में है, अब क्योंकि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस एग्रीकल्चर वाली इंडिया में हो रही है तो इसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है। तो इसके बारे में हमको वी नीड टू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। कल मैंने आपसे सिक्किम पे क्यों फ्लड आता है तो वो भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा। एनडीएमए की गाइडलाइंस तक हम लोगों ने उस पर कवर की है और डिस्कस की है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस आपकी होगी जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन CGIAR है प्लस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दे विल टॉक अबाउट एक्सेस टू वुमेन फार्मर्स टू लैंड राइट्स, फार्म इनपुट्स, इनइक्वालिटी इन एग्रीकल्चर। तो ये है मतलब जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको उसमें एक इक्वालिटी रहे वो देखना है। जैसे लैंड राइट्स हैं और जो ज़मीन है वो वुमेन के नाम हो, और प्लस बहुत सारे लेवल पे जो इनइक्वालिटी एग्रीकल्चर में एग्जिस्ट करती है उस पर। अब देखो इसमें जो भी बातचीत होगी उस पर अभी कॉन्फ्रेंस होने के बाद पॉइंट्स आएंगे। फिलहाल अभी हमारे लिए जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो संस्था के ऊपर है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, दैट इज CGIAR। तो ये क्या है, इसमें जैसे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि फूड सिक्योरिटी पर काम करती हैं। फूड सिक्योरिटी का मतलब फूड की अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। तो जो भी फूड की अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ये जो है, तो यहाँ पे क्या है कि जो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंगेज्ड हैं रिसर्च में अबाउट फूड सिक्योरिटी, बहुत सारी जो फूड सिक्योरिटी उनको एक कोलैबोरेशन का काम करती है, मतलब उनके साथ पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करता है। तो एम क्या है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना। मान लो 15-20 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई सारे उस पर लिस्टेड हैं, वो उनके साथ मिलके और फूड सिक्योरिटी कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं उस पर काम करना। अब इसमें क्या है, रूरल पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, इंप्रूव ह्यूमन हेल्थ, ये सारे इसके एम है। तो ये आप रट लेना, याद रखना है, गरीबी हटाना, उसके बाद फूड सिक्योरिटी इंप्रूव करना, ह्यूमन हेल्थ को इंप्रूव करना, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है या नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट, ये सब है। तो इसमें लगभग आपके 15 सेंटर्स भी हैं, कई सारे पार्टनर्स भी हैं,
रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर, सब साथ में मिलके ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए आपका काम कर रहे हैं। फाउंड कब हुई? 1971 में। और फाउंडर कौन है? फॉरेस्ट एफ फिल है। और पार्टनरशिप मतलब अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलके, और फॉर्मली इसको कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च बोला जाता है। इतना अगर आपके पास कंटेंट है तो आप काफ़ी मतलब मोर देन सफिशिएंट है, जो इसकी वेबसाइट से ही कंटेंट लिया गया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, साइकिल्स ऑफ प्रोटेस्ट शो चेंज इन ईरान इज इरिवर्सिबल। मोहम्मदी, जो जिन्हें आपका नोबेल प्राइज मिला है। देखो क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना है कि यहाँ पे हमें एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि जैसे ये टॉपिक्स आप कोई भी पढ़ रहे हैं, जैसे ये है, तो यूपीएससी में जनरली पूछा नहीं जाता कि नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया। कई बार वेस्ट एशिया पर आप चर्चा कर रहे हो इंटरनेशनल रिलेशन कंटेक्स्ट में, और आप वुमेन रिलेटेड इश्यूज पर चर्चा कर रहे हो। अब देखो जनरली क्या है कि जैसे मान लो वेस्ट एशिया में ईरान का ही बात ले लो, तो उसमें जो वुमेन है, या सऊदी अरेबिया की बात करो, तो उसमें क्या है, वुमेन के पास इतने अधिक राइट्स नहीं, जो फ्रीडम हम मान लो इंडिया जैसे देश में, जो हमारे देश में इंजॉय करे या कोई दूसरे देश में इंजॉय करे, तो वहाँ पे क्या, यहाँ के कंपैरिजन वहाँ इस टाइप से स्थिति रहती नहीं है। अब क्या पहनना है, क्या ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है, मतलब पर्सनल लेवल पे सबके चॉइसेस होते हैं कि कौन किस टाइप से क्लॉथिंग करना चाहता है। और ये सब बहुत ही मतलब आज की 21वीं सदी में ये इंटरफेरेंस तो शायद एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कई लेवल पे क्या है कि एक कल्चरल रिजिडिटी भी देखने को मिलती है। कल्चरल रिजिडिटी कि अगर जैसे अब अफगानिस्तान में ले लो, तालिबान की थिंकिंग कि वुमेन को पढ़ाना ही नहीं है, है ना, और जगह देखो तो वहाँ पे आप जो वुमेन है उनको ये कपड़े पहनने हैं, वो नहीं पहन सकते। ये स्थिति चेंज होनी चाहिए। चेंज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमें ये समझना है कि जिस तरीके से मतलब एक मैन है, उसी तरीके से वही सर्टन राइट्स वुमेन के पास भी हैं। वुमेन भी उन राइट्स को जो है कैरी करती है। आज से 1000 साल पहले स्थिति अलग हो, आज से और समय पहले जो स्थिति अलग हो, लेकिन उस स्थिति को हम आज लेकर नहीं कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि यहाँ पे कुछ ऐसी जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हैं, या कल्चरल रिजिडिटी जो इम्पोज्ड हैं, वो थोड़ा सा हमें किसी न किसी तरीके से फ्लेक्सिबल करना चाहिए। तो इस प्रकार के अगर मान लो प्राइजेस दिए जाते हैं, ऑल दो देखो ओपिनियन क्या दिया जा रहा है, व्हाट द ओपिनियन हैज बीन गिवन। ओपिनियन किया जा रहा है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वो बिलियंस ऑफ डॉलर की है। तो अगर सपोज करो कि वहाँ पे जैसे मान लो ईरान और ये सब जगहों पे भी ये चेंजेस आएंगे, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री यहाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अब वो तो ऐसा तो कोई मुझे नहीं लगता है कि मतलब आप लोग इस पे ओपिनियन दे सकते हो कि चाहे वो किसी प्रकार की भी क्लॉथिंग कोई करे, तो उसमें वो जो है मतलब कि वो जो फेस में कॉस्मेटिक्स और ये सब यूज़ किया जाता है, उसके अमाउंट में कोई फ़र्क पड़ता होगा, उसका अमाउंट तो उतना ही यूज़ होता होगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है, पॉइंट जो हमें ये समझना है कि ऐसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे हम कोई अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है, आपके ओपिनियन देखो वेरी कर सकते हैं। आप कहोगे ये इसलिए है, उसको इसलिए किया जा रहा है, लेकिन आप उस इंडिविजुअल पे सोचो जो कि कुछ चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उसके खिलाफ स्टैंड करना। आप छोटी सी चीज़ के सामने स्टैंड नहीं कर सकते हो, वो इतने बड़ी चीज़ें जो कल्चरल रिजिडिटी एग्जिस्ट करती है उसके सामने खड़े हो पाना और अपने पॉइंट्स को रखना। पॉइंट्स से आप एग्री डिसएग्री कर सकते हो। तो यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज जो ये दिया गया है, ये एक प्रकार का जो एग्जिस्टेंस है कल्चरल रिजिडिटी का, उस कल्चरल रिजिडिटी की बात अगर हम करें तो उसको वो कल्चरल रिजिडिटी जेंडर इक्वालिटी को अफेक्ट ना करे, जेंडर सेंसिटिव रहे, ऐसा हमको देखना है। और उसके लिए एग्जाम्पल ये काफ़ी हद तक रहता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो एक चीज़ और भी है, बहुत फेमस टीचर्स हैं यूट्यूब के अंदर। अब तरीके होते हैं सब टीचर्स के, क्या होते हैं, अब जैसे एक कोई टीचर है, उन्होंने कह दिया, पॉपुलर हो जाते हैं, मतलब क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी है, लोग बोल देंगे। और जैसे उसने कह दिया कि कुत्ता बिल्ली को वोट कर देना और बीजेपी को वोट मत करना। अब मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, या जैसे एक और स्टेटमेंट था कि पढ़े लिखे लोगों को ही वोट देना चाहिए, वो स्टेटमेंट था। तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करो कि इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी एनिमल सिस्टम नहीं है। मल्टी पार्टी और मल्टी एनिमल सिस्टम हम खुद कोई फॉलो नहीं करते हैं। मतलब सपोज करो कि अगर भारत में किसी को वोट करना है तो किसको करेगा। मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी, हमारे देश में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, एक तरफ बीजेपी होगी, एक तरफ कांग्रेस होगी, टीएमसी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, बीएसपी हो गई, ये पार्टीज आपकी रहेंगी। सपोज करो और कोई कोई
वोट बीजेपी को नहीं करता है, अगर सबके अपने राइट्स हैं, वोटिंग राइट्स है, तो किसको करेगा? इन इन जो है पार्टीज को करेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप जो है कुत्ता बिल्ली ये आपके इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना, ये चीज़ तो नहीं एग्जिस्ट करती है। तो कई बार क्या होता है कि जस्ट फॉर शेक ऑफ पॉपुलैरिटी हम ऐसे स्टेटमेंट्स बोल देते हैं। तो आप इसमें कुत्ता बिल्ली कहे किसको रहे? डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंट हमारे पॉलिटिकल एंटिटीज एग्जिस्ट करते हैं उनका जो प्रेजेंस है उस प्रेजेंस को हमें अप्रिशिएट भी करना है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती हैं वो डिफरेंट लोगों के एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट लोगों के एस्पिरेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और संविधान हमें राइट्स देता है, सर्टेन राइट्स देता है कि आप इलेक्शन पे खड़े हो सकते हो। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब हम ये कहना स्टार्ट कर दें तो ये एक अभाव है जिसे हम कहते हैं ज्ञान का अभाव, जिसमें हम कहते हैं कि इस पार्टी को वोट मत करना, चाहे कुत्ते बिल्ली को कर देना। कुत्ते बिल्ली को करोगे कैसे? वहाँ पे जो दूसरा अल्टरनेटिव उसको आप कुत्ता बिल्ली बोल रहे हो। तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए, सोच के। अब ऑल दो इसका अलग मीनिंग लेके लोग खुश हो रहे हैं तो उसको कंपेयर कर लिया, उससे कुत्ता बिल्ली कह दिया, इस टाइप से। इसी तरीके से एक और बड़े फेमस टीचर है, मैं ऐसी बातें करता तो नहीं, बट कई बार लगता है कि ऐसी थोड़े से बातें जरूर से बोलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे हमारी जो यूथ है वो माइंडसेट से माइंड उनका अफेक्ट होता है। काफ़ी सारे ओपिनियंस जो हैं थोड़ा सा वेरिएशन उसमें होना चाहिए। एक बड़े टीचर हैं, उन्होंने कह दिया कि जो है मोदी डायनेस्टी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अब अगर कोई ये टीचर मेरे जैसा कोई छोटा पर्सन बोले, क्योंकि हमें हिस्ट्री का इतना ज्ञान नहीं है तो समझ में आता है, या कोई ज्योग्राफी का टीचर बोले, एनवायरनमेंट का टीचर बोले तो समझ में आता है। लेकिन जब कोई हिस्ट्री का टीचर इस शब्द को बोले, डायनेस्टी शब्द का इस्तेमाल इस तरीके से करे, इसका मतलब ज्ञान का, भले आपको मोटिवेशनल टॉक का बहुत अच्छा पता है लेकिन ज्ञान का अभाव यहाँ भी दिखता है। कैसे? डायनेस्टी शब्द की जब आप स्टडी करोगे, डायनेस्टी शब्द होता है जैसे जैसे मान लो एक परिवार जो है वो परिवार जो है किसी रीजन को रूल करे, वो परिवार किसी रीजन को रूल करे। जैसे डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज हैं, एक सरनेम से वो डायनेस्टी पिक की गई है, उसका मीनिंग क्या है कि उस सरनेम के, वो सरनेम किसको डिफाइन, जैसे मान लो किसी का नाम है तिवारी, किसी का नाम है वर्मा, एक एग्जांपल लेते हैं हम, कोई वैसा किसी का नाम है कोई दूसरा जो सरनेम है। अब उसने एक रीजन को, जो मोनार्कल सिस्टम था पहले जिसमें कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, वो उस रीजन को रूल कर रहा है 100 साल के लिए। तो वो 100 साल के लिए हिस्टोरियन शब्द इस्तेमाल कर लेंगे डायनेस्टी। मतलब जब एक फैमिली किसी रीजन को रूल करे, फैमिली से डिफरेंट जो जुड़े हुए लोग हैं, जब वो रूल करे किसी रीजन टेरिटरी को, तो उसके लिए हम डायनेस्टी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी डायनेस्टी चाइना में, ऐसी बहुत सारी डायनेस्टी मंगोलिया में, ऐसी बहुत सारी डायनेस्टी भारत में है। अब भारत के अंदर हम अगर सपोज करो आप यूज कर रहे हो मोदी डायनेस्टी, अब आप मानो जिनकी फैमिली ही नहीं, उसके लिए आप डायनेस्टी शब्द कैसे यूज कर सकते हो? ये सब चीजें ऐसी होती हैं जहां पे हमें समझना, देखो ये बातें बोलने के लिए जरूरी इसलिए बन जाता है बिकॉज कि हमें जो नॉलेज, मतलब जैसे यूथ है, बहुत सारे लोग हैं, वो फिर इन शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाएंगे। शब्दों का सही चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो आप अपने भावों को प्रकट करना चाहते हो, क्योंकि आपको बहुत हजारों लोग सुनते हैं और हम अपने भावों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और उन भावों को हम दूसरे के इमोशन से जोड़ के बोलना चाहते हैं। अब ये समझने की कोशिश करो कि जब हम उन भावों को बोलना भी चाहेंगे अपने, है ना, तो वहाँ पे हम सही शब्दों का चयन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि दूसरे के इमोशन को देखते हुए हम अपने शब्दों का चयन करें। जैसे एक और फेमस था जिसमें उन्होंने कह दिया कि प्राइवेट स्कूल्स का जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बात बोली गई। आपको फिर उसके बारे में आपको समझना है कि भारत में राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट जो है वो है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स होते हैं उसमें 25% रिजर्वेशन है, मतलब मना नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो पॉइंट क्या है कि जब भी ये सब बातें मैं सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में हमारा माइंड बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होता है। नोबेल प्राइज के अंदर भी लोग इस चीज को भी स्प्रेड करने का प्रयास करेंगे कि इससे ये इसलिए दिया गया है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, इस टाइप की थिंकिंग जो है वो प्रमोट करने का प्रयास किया जाए। लेकिन हमें समझना है कि एक पर्सन स्टैंड कर रहा है किसी बात के लिए, और वो छोटी चीज़ नहीं है, वो छोटी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज दिया गया तो अच्छी बात है, वुमेन को दिया गया तो और अच्छी बात है। तो जब भी आप किसी वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ों पर चर्चा करें, लिखें, तो ये एग्जाम्पल आप जरूर से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नाम आप देख लेना, इनका जो ईरान में जो इन्होंने फाइट किया उसके लिए।
ऑल दो फिर आप अपना थिंकिंग बाद में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रशिया माइट पुल बैक फ्रॉम न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी। तो यहाँ पे आप ये जो भी लाइव सेशन देख रहे हैं तो सेशन को लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो रशिया माइट पुल बैक फ्रॉम न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी। तो यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, फॉर्मली ट्रीटी बैनिंग न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। तो यहाँ पे ये ट्रीटी जो है न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 के अंदर आपके साइन की गई थी बाय यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन एंड यूके, दैट बैंड ऑल द टेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर। देखो न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? टेस्टिंग का मतलब हुआ कि जैसे आप जब न्यूक्लियर वेपन बनाते हो तो उसको, जैसे आपने मूवी देखी होगी ओपेनहाइमर अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें क्या है, तो टेस्टिंग करते हैं, एक बड़ा सी जगह होती है वहाँ टेस्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं? पहले जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने से पहले वो टेस्टिंग करते हैं पूरा पर। तो न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी जो रेडिएशंस हैं उससे बहुत सारे जीव भी अफेक्ट होते हैं, एनवायरनमेंट भी अफेक्ट होता है और इंसान भी अफेक्ट होता है आसपास। तो इसको बैन करने की बात की गई थी। तो ये न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1963, अभी मॉस्को ने कहा कि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत अधिक जो एक टेंशन है, पोलराइजेशन है, वो एग्जिस्ट करती है इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए। तो ये जो ट्रीटी है इन वर्ल्ड वाइड पब्लिक कंसर्न ओवर द डेंजर पोस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रेडियो एक्टिव फॉल आउट। इट मीन्स व्हाट कि जो जिस तरीके से अगर आप न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हो तो बहुत सारे रेडिएशंस हैं, वो रेडिएशंस आपके है ना, जो रेडिएशंस हैं वो रेडिएशंस से काफ़ी सारी चीज़ें जो है अफेक्ट होंगे। तो इसलिए इस पर बातचीत शुरू हुई यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, जिसे हम कहते हैं यूएसएसआर भी कहते हैं, उस चीज़ पे बात की गई और दोनों फिर इस पर अपना नेगोशिएशन लेवल पे रीच किया। अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, उससे पहले आप अपने इस सेशन का पीडीएफ सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको अपने आंसर जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो वो भी यहीं से डाउनलोड करना है और वहीं यहीं पे लिख के पेस्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई फ्लैग्स इन्फ्लेशन टू स्टेबिलिटी। टॉपिक ये रिलेटेड है, इकोनॉमी का टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। आरबीआई फ्लैग्स इन्फ्लेशन रिस्क टू स्टेबिलिटी। तो आरबीआई फ्लैग्स इन्फ्लेशन रिस्क टू स्टेबिलिटी, इट मींस व्हाट, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन रेट्स, क्या अफेक्ट एग्जिस्ट करता है राइजिंग इन्फ्लेशन रेट्स की जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, अफेक्ट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन रेट्स। तो यहाँ पे पहली चीज आप ये समझो कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ है। सिंपल सी बात है, आपने इसके बाद महंगाई के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। तो इन्फ्लेशन क्या है? जैसे कोई चीज अगर 100 रुपए की थी, अब वो चीज 110 रुपए की हो गई, वो 120 हो गई, तो ये महंगाई बढ़ रही है कंटिन्यूस बेसिस पे। तो ये आपकी महंगाई बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है? सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बोतल 15 रुपए की आती थी, अब एक बोतल 30 रुपए की आती है, बोतल पानी की, ठीक है, और किसी चीज की नहीं। तो यहाँ पे देखो 15 रुपए की एक पानी की बोतल आ रही थी, अब 30 रुपए की पानी की बोतल आ रही है। इसका मतलब आपकी जो मनी वैल्यू है, वो मनी वैल्यू आपकी मनी की जो वैल्यू है रिड्यूस हो रही है। 15 रुपए की कोई चीज आ रही थी, अब वो 30 रुपए की आ रही है, मतलब आपकी जो मनी वैल्यू है दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, आपकी जो है ना, ये एक एस्पेक्ट है। अब इसमें क्या है कि आपके पास मान लो 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए में पहले कोई चीज 15 रुपए की आती थी, अब वो 30 की आएगी, तो आप क्या करोगे? चीजें लेना कम कर दोगे। इसका मतलब क्या है कि जो डिमांड है इकोनॉमी के अंदर महंगाई की वजह से, दैट विल आल्सो रिड्यूस। अच्छा, महंगाई के कारण क्या है? महंगाई के दो तरीके के कारण आते हैं। एक तरीके का कारण क्या आता है कि जो डिमांड है और सप्लाई के बीच का गैप सबसे बड़ा कारण बन जाता है कि आप किसी चीज की डिमांड कर रहे हो और वो चीज मिलती नहीं तो महंगी हो जाती है। कोई चीज की डिमांड ही नहीं है, सप्लाई ज्यादा है तो महंगाई नहीं होगी। दूसरा एक आता है कि कॉस्ट का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं जो फर्टिलाइजर है, खाद है, उस खाद में आपको चाहिए फॉस्फोरस आपको चाहिए, मिल रहा है रशिया से, या चाइना कह रहा है मैं आपको नहीं दूंगा, तो आपके पास फॉस्फोरस नहीं है, तो आप खाद के लिए फॉस्फोरस चाहिए तो वो कहीं और से ला रहे हो, खाद महंगी पड़ गई। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉस्ट मान लो लेबर कॉस्ट बढ़ गई, या तो इससे भी महंगाई बढ़ेगी। तीसरा क्लाइमेट चेंज है। गेहूं का एक एग्जांपल लेते हैं, गेहूं की जब कटाई करनी है तभी बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ गया, जिससे पैदावार रिड्यूस हो गई। तो अब जैसे मान लो आरबीआई को कंट्रोल करना है, आरबीआई क्लाइमेट चेंज तो नहीं कंट्रोल कर सकता ना। आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, अगर उसे महंगाई है तो उसको ये है, वो एक कंसेप्ट पे काम करेगा कि डिमांड सप्लाई के बीच में गैप है, उसका मानना है कि डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, इसलिए महंगाई है। ऑल्दो आज के कारण में आप देखो कि नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर भी तो है महंगाई के लिए। युद्ध एक बड़ा फैक्टर, यूक्रेन युद्ध जो है, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि सिर्फ आरबीआई के द्वारा ही इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, ऐसा नहीं है।
इंटरनेशनल लेवल पे भी कोलैबोरेशन बहुत मैटर इस लेवल पे करता है। अब जैसे मान लो डिमांड बहुत हाई है, तो आरबीआई के पास एक टूल है कि उसने मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इसके माध्यम से जो भी मतलब क्योंकि उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है तो अब क्या है कि लोन आसान नहीं रहेगा, इकोनॉमी में पैसा इतना आएगा नहीं, तो डिमांड रिड्यूस होगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो अफेक्ट होंगे, किसी को लोन चाहिए वो महंगा पड़ रहा है तो लोन आसान मतलब नहीं लिए जाएंगे, या लोन की अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी, इकोनॉमी में पैसा कम होगा, डिमांड रिड्यूस होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लोन लेके खर्चा करना है वो नहीं हो पाएगा। तो ये सब इम्पैक्ट आपको महंगाई की वजह से ही देखने को मिलते हैं। द स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन बाय द आरबीआई आल्सो। तो एक तो आपको लो परचेजिंग पावर है, ये आपको ध्यान में रखना, क्योंकि महंगाई की वजह से जो वैल्यू है रुपीस की वो रिड्यूस होगी, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, उसके बाद हर चीज की प्राइस बढ़ जाएगी, ये सब इम्पैक्ट है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन करेगी। देखो एक लेवल जो है, एक लेवल तक अगर महंगाई है, जिसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग शब्द इस्तेमाल करता है, एक लेवल तक की अगर आप करते हो जिसे हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं, तो एक लेवल तक महंगाई ठीक है, लेकिन उस लेवल के बाद जैसे एक एग्रीमेंट ऑलरेडी आरबीआई सरकार के बीच में है, दैट इज टू जो 4% प्लस माइनस 2%, 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए और 2% से 4% से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी 2% से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो मतलब महंगाई एक लेवल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एक लेवल से कम नहीं होना चाहिए। इट मीन्स एक सर्टेन लेवल की महंगाई चाहिए भी, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाती है तो फिर इससे काफी सारे इंपैक्ट पड़ते हैं आपके, मतलब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, पैसे अगर हैं तो आपको लगता है इतना महंगा है तो मैं पैसे बचा के रखता हूँ, खर्चा नहीं करोगे तो चीजें बिकेंगी नहीं तो कोई बनाएगा नहीं तो जो बनाने वाली कंपनीज हैं वहां पे जिनको रोजगार मिल रहा है वो रोजगार कम होगा या सैलरी कम होगी, ये सब डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक एंगल है जो आपको ध्यान में रखना है कि हाउ द इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो स्लो डाउन। फिर कई प्रकार के एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स लिए जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि मान लो जो बहुत सारे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, अब एक लेवल तक क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ मान लो कम हो रहा है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, और अगर 2 क्वार्टर तक यही सेम चीज चलती रहेगी तो उसे रिसेशन कहते हैं। मतलब नेगेटिव ग्रोथ अगर 1 क्वार्टर तक चलेगी तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, और कंटिन्यूस चलेगी तो उसको हम रिसेशन बोलेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अलाइंग हायर एजुकेशन विद द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अलाइंग हायर एजुकेशन विथ आप कह सकते हैं अलाइंग हायर एजुकेशन विद द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। एडिटोरियल का टॉपिक है, सेशन लाइव देख रहे हैं, लाइक बटन आप जरूर से प्रेस करें, सेशन को शेयर जरूर से करें, अपनी अटेंडेंस जरूर से दें कि आप सेशन अटेंड क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते नहीं है, मतलब कब करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अलाइंग हायर एजुकेशन विद द यूनाइटेड नेशन गोल्स। देखो पहली चीज तो आप समझो कि हमारे पास ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करो 17 गोल है, 169 टारगेट्स हैं, एंड ये 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें ये चीज़ हाईलाइट की गई है कि जो भी प्रोग्रेस है बहुत ही धीरे है, और इसके पीछे एक इम्पैक्ट आपका कोविड-19, क्लाइमेट क्राइसिस, वॉर और ग्लोबल इकोनॉमी, जो पुअर ग्लोबल इकोनॉमी हुआ, तो फैक्टर याद रखना है। कभी भी किसी प्रॉब्लम के बारे में कोई प्रश्न आता है तो 3-4 फैक्टर याद रखना है कि ये एक तो कोविड-19 का इम्पैक्ट है, क्लाइमेट क्राइसिस है, फिर रशिया के यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, और ग्लोबल इकोनॉमी। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17 गोल्स है, आप एक बार देख लेना, इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल करना आप, है ना, क्योंकि कई बार जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना तो बहुत सारे लेवल पे जब आप सजेशन वे फॉरवर्ड लिखते हो तो ये गोल्स को कोट कर सकते हो। कई बार आंसर को इंट्रोड्यूस करना होता है तब भी आप गोल को यूज कर सकते हो। आप देखो हर फील्ड से रिलेटेड है, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, सैनिटेशन, सिटीज, एनवायरनमेंट, हर चीज से रिलेटेड है, तो ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे क्या है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पे लिंक किया गया है। अब यहाँ पे हमें क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, एंड क्वालिटी एजुकेशन अगर है तो दूसरी एजुकेशन भी, दूसरे गोल्स भी आप अचीव कर सकते हो, दूसरे गोल्स भी हम अचीव कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम एजुकेशन को इंक्लूसिव, सभी के लिए एजुकेशन हो, इक्विटेबल हो, सब लोग करें, ये देखना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसको जो शुड बी गिवन क्रेडिट टू ग्रेट एक्सटेंट, उसके बाद मतलब 2020 पॉलिसी की बात किया गया है। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन को प्रायोरिटी के रखना है ना, सोशल मोबिलिटी, एम्पावर पीपल थ्रू क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, और एम्प्लॉयमेबल, जो मतलब अगर कोई एजुकेशन है तो उसके बाद उसको नौकरी भी मिल सके तो एम्प्लॉयमेंट स्किल्स डेवलप करना। तो ये सारी चीज़ें फोकस आपकी की गई हैं। दीज थिंग्स हैव बीन फोकस्ड अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अगर हम बात करते हैं। एंड
यहाँ पे देखा जाए पीपल विथ हायर एजुकेशन डिग्री दे आर मोर एम्प्लॉयबल एंड अर्न एन एवरेज 55% मोर देन। अब देखो सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो हायर एजुकेशन में हम फोकस करते हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन है, लोग काम करेंगे, नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो और सारी जो गरीबी, भूख हंगरनेस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसको हम टैकल जो है वो कर सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एजुकेशन है उसको हम जो है आप कह सकते हैं कि हम उसको प्रमोट करें। तो जैसे पॉवर्टी वाले गोल्स हम अचीव कर सकते हैं, हंगर से वो वाले गोल्स जो अभी मैंने आपको बताया, हेल्थ और वेल बींग वाले गोल्स हम अचीव कर सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी वाले गोल हम अचीव कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ वाला प्लस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने वाला। तो आप खुद देखो कि एजुकेशन कैसे, मतलब आप ये एक लिंक करके प्रश्न बन सकता है कि एजुकेशन कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। तो ये सारे गोल्स लिंक्ड है, ये अच्छे टॉपिक्स है क्योंकि रिपोर्ट अभी जारी हुई है, तो हो सकता है आपसे एसडीजी गोल्स पे प्रीलिम्स में प्रश्न आ जाए या मेंस में कोई लिंक करके अगले साल के मेंस में भी आपके लिए प्रश्न बन सकता है। तो एजुकेशन की अगर बात करें, लाइक है ना, तो काफ़ी सारे लोग हैं जिसमें कोई रिसर्च है, कई प्रकार के जैसे चैलेंजेस हैं उनको कैसे मीट किया जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, सस्टेनेबल सिटीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो ये सब इम्पैक्ट है। तो आप खुद देखो कि एक चीज़ कि हमने इंसान को एजुकेट कर दिया, उसे एम्प्लॉयबल कर दिया, और उससे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दूसरे जितने भी हैं उसको आप अचीव कर सकते हो। वी कैन अचीव इवन कहा गया लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे आपका जो सस्टेनेबल कंजम्पशन किस तरीके से लेकर आया जाए, उसके बाद इनोवेटिव सॉल्यूशन स्टार्टअप्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है। तो अब लोग पढ़े लिखे होंगे तो और भी सारी चीज़ों पे फोकस हो पाएगा, है ना, नए नए इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करना और इन सब चीज़ों पे फोकस हो सकता है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन इंडस्ट्रीज़ को भी में भी स्किल्ड लोग पहुंच सके, ये भी आपका फोकस हो सकता है। चलो प्रीलिम्स से क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले लेट मी इन्फॉर्म यू, सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप आप लोग जरूर से जो है डाउनलोड करना। अभी ये क्लासेस सेकंड एआरसी रिपोर्ट की नेक्स्ट क्लास आ चुकी है, टेररिज्म वाली रिपोर्ट मैंने डाल दी है, इथिक्स इन गवर्नेंस वाली रिपोर्ट भी मैंने डाल दी है, और ये आज सोशल कैपिटल वाली रिपोर्ट्स के लेक्चर आ जाएंगे। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप में जाना, अभी 30% ऑफ भी है। इस रिपोर्ट को प्लीज मिस मत करना, कोशिश करो कि सैटरडे संडे में खत्म कर लो क्लासेस। सोशल कैपिटल और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें है, लगभग 6-7 क्लासेस और हैं तो खत्म हो जाएंगे। तो ऑलरेडी 2 रिपोर्ट्स मैंने उनके लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। फिर ये है, उसके बाद एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए भी आप लोग जुड़ें, जरूर से जुड़ें, और जो क्लासेस हो चुकी हैं उनकी आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। चलो प्रश्न देख लो, प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख सकते हैं। ये सारी क्लासेस जो मेरे द्वारा है वो सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप में होगी। इंडिया इज टू होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन AI. As the chair of the Global Partnership on Artificial Intelligence, India will also be hosting the GPAI Global Summit this year. GPAI पे possibility prelims में भी प्रश्न बनाने की है। AI is projected to add $500 billion to Indian economy by 2025, accounting for 10% of the country's target GDP. अब वो करेक्ट बताना है, तो यहाँ पे पॉज करके अपना आंसर दो। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो ये हिंदू के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉफी, इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। इट वाज सेट अप इन 1963 इन लंडन अंडर द स्पाइसेस of United Nations due to economic importance of coffee. The International Coffee Council meets in March and September to discuss coffee matters, approve strategic documents and consider the recommendation of advisory bodies and committees. The ICO headquarters is located in Paris. Correct आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये है, तो इसमें इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन लंडन, ठीक है। तो यहाँ पे इट वाज सेट अप इन 1963 इन लंडन, और हेडक्वार्टर इसका है, एंड it was set up in London under the auspices of due to economic importance of। अब एक बार ये चेक करना, आई थिंक यहाँ पे हेडक्वार्टर लिखा पेरिस, तो ये पेरिस में नहीं है, ये आपका लंदन में है। और दूसरी चीज़ ये याद रखना है क्योंकि देखो ऊपर लंदन लिखा है, नीचे पेरिस लिखा है, और ये यूनाइटेड नेशन के विदिन है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ठीक है। तो ये देखोगे, ये आपका न्यूज़ है जहाँ पे प्रश्न आया। मेंस का प्रश्न देखो, इन्फ्लेशन विल ऑलवेज इम्पैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डिस्कस। 10 नंबर में लिखना, अपने आंसर को आप सेंड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको अपने आंसर को सेंड करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। कोशिश करें रेगुलर बेसिस में सेशन को देखें। मेरे द्वारा भी सेशन पहले रिकॉर्ड होता है क्योंकि लाइव हो नहीं पा रहा है, क्या दिक्कत आई डोंट नो। तो कोशिश करें रेगुलर बेसिस में क्लासेस करो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करें। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।